और उसमें हमें पूरी आशा है कि हमारा स्कूल भी सीबीएसई से एफिलेट होएगा इस बार। एक से हमारे यहाँ प्रवेश उत्सव स्टार्ट है, 1 अप्रैल से हमारे यहाँ एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे सभी क्लासेस के। मैं ये नहीं मानता कि सरकारी स्कूल जो हैं अब प्राइवेट से पीछे रह गए हैं, बल्कि अभी पीछे एक और भी बहुत अच्छी स्कीम चली है जिसमें स्कूल्स को सीबीएसई से कनेक्ट कर दिया गया है। हर रोज कितनी देर करना है? 110 स्कूलों को चुना गया था जो मल्टी स्किल के लिए, जिसमें डेवलपमेंट करवाया जा रहा था स्कूलों के अंदर। उसके अंतर्गत एक हमारा असंध स्कूल भी आया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं किस तरीके से ये जो प्रोग्राम है ये करवाए जा रहे हैं स्कूल में और क्या कुछ कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, प्रोग्राम करवाए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों का भी एक्साइटमेंट था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? हाँ जी मैम, एक्चुअली नई शिक्षा नीति के तहत एक नवीन प्रयास जो है वो सरकारी स्कूलों में अब सभी जगह शुरू हो चुके हैं, लेकिन विशेषकर हरियाणा में 110 स्कूलों का चयन किया गया है जिसमें प्री वोकेशनल कोर्स जारी हैं। तो उसके तहत हमारे पास बहुत सारे स्किल्स हैं तो जिनमें हम बच्चों को अब पारंगत करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि भाई इनके ऊपर हमें कोशिश करनी है पूरे वर्ष भर, और बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि भाई वो जो अपनी किताबी शिक्षा है उससे उनको बाहर निकाल के उनके जीवन से उनको जोड़ना है। तो इस तरह का प्रयास एक अपने इन पिछले 5 दिनों में जो अपने एक कैंप लगाया था तो उसमें हमने किया है। तो एक तो सबसे स्किल रही, सबसे पहला स्किल तो जो हमने बच्चों के अंदर जनरेट करने की कोशिश की वो ये कि यहाँ पे कार्यक्रम हमने सुबह 6 बजे से स्टार्ट किया। तो बच्चों को सुबह उठकर स्कूल तक आना, फर्स्ट स्किल तो इन 5 दिनों में हमने बच्चों का ये डेवलप किया है। उसके बाद में हमने करनाल से एक डॉक्टर मनोज मित्तल हैं जो कि जगदम्बा बेबी केयर हॉस्पिटल के संचालक हैं और बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं वो, उनको हमने बुलाया और उन्होंने डमीज़ वगैरह की मदद से बच्चों को सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि भाई अगर डमी के लेके और पार्ट्स के बारे में बता देंगे तो ये तो किताबी शिक्षा हुई, लेकिन वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं ये पार्ट्स के लिए हम योगा कैसे कर सकते हैं। लीवर के लिए कौन सा योगा है, देखिए ये लीवर अफेक्ट हो रहा है, ये किडनी अफेक्ट होती है, ये आइज़ के लिए है, ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए, अब डिफरेंट ग्लैंड्स के लिए है। तो वो सभी जो उनकी किताबी शिक्षा थी जिनके बारे में बच्चों को पता था उसको उनके जीवन से, उनकी जीवनचर्या से, उनकी लाइफ स्टाइल से उसको हमने जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया और बच्चों को काफ़ी लाभ पहुँचा उसमें। उसके बाद में जैसे एक हमारे आसपास जो है कोई घटनाएं हो जाती हैं, कोई आग लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के तहत हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया, 2 एक्सपर्ट्स को, और उन्होंने बच्चों को डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से बताया कि कैसे हम आग को फाइट करते हैं। तो कितने प्रकार की आग होती हैं वो उनको बताया गया, किस किस तरह की 5 तरह की आग होती हैं उसके बारे में बताया गया, और उन सभी प्रकार की आग को कैसे बुझाया जाए ये उनको बताया गया बच्चों को, और प्रैक्टिकली करके दिखाया गया कि आग कैसे बुझानी है। उसके बाद में फूड प्रोसेसिंग का हमने एक कार्यक्रम रखा कि भाई आजकल हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक फूड्स जो मार्केट में आ रहे हैं वो कितने हाई रेट्स जो है फैच कर रहे हैं, तो बच्चे कल उनको व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। तो हमने एक अवापति फाउंडेशन से उनके जो डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं वो यहाँ पे 51 प्रोडक्शंस मंगवा के और उनके बारे में बच्चों को जानकारी दिलाई इस कैंप के अंदर, और बच्चों को कोल्हू में कैसे गुड़ बनता है इसके बारे में भी हमने इस तरह की जानकारियाँ दी। गाँवों में जो उपले बनाए जाते हैं उन उपलों में तूड़ी और सरसों की जो हस्क होती है वो मिला के कैसे हम उसकी इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर सकते हैं और कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कैसे उनको शिक्षा से, विज्ञान से, गणित से जोड़ा जाए, ये प्रयास इन 5 दिनों में किया गया है। और साथ साथ योगा का कार्यक्रम भी चला है, और आज बच्चों को आर्टिस्टिक कैलिबर, म्यूज़िक के प्रति उनका लगाव पैदा हो, वो समझें कि म्यूज़िक जो है वो क्या डिफरेंस उनके लाइफ में ला सकता है। उसके लिए आज हमने समापन समारोह के तौर पे आज योगा भी सुबह कराया, और अब फाइनली एक म्यूज़िकल प्रोग्राम के साथ हमने इस 5 दिवसीय कार्यक्रम का मल्टी स्किल प्रोग्राम जो प्री वोकेशनल प्रोग्राम के तहत
किया गया है। प्री वोकेशनल इसलिए हम कह रहे हैं कि वोकेशनल कोर्सेज आमतौर पे 9 से 12 शुरू किए जाते हैं, लेकिन ये इस कार्यक्रम में हमने 6 से 8 के बच्चों को जोड़ा है जो प्री वोकेशनल एक्सपोजर है उनका, प्री वोकेशनल एक्सपोजर, वोकेशनल कोर्स में जाने से पहले वोकेशनल कोर्सेज का एक्सपोजर है उनका ये। तो ये न्यू शिक्षा नीति जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत ये कार्यक्रम किया गया है और ये स्कूल में आगे जारी रहेगा। और आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब एडमिशन भी स्टार्ट होने वाले हैं तो इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, ये इस तरह के जो भी सरकारी नीति हैं स्कूलों के अंदर, हमारे यहाँ खेलों का मैदान बढ़िया तरीके से विकसित करना हो या बच्चों के लिए बेस्ट क्वालिटी के टॉयलेट्स प्रोवाइड करने की बात हो, जो कि हमारे यहाँ कार्य चल रहा है। बच्चों को एक बड़ा खुला वातावरण स्कूल के अंदर, बहुत हरा भरा फूल हमारे स्कूल में हो, इसका प्रयास हम कर रहे हैं। और बहुत सुंदर एनवायरनमेंट, बच्चों को खुला एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे उनकी फुल्ली ग्रोथ हो सके। स्कूल करिकुलम के अंदर उनकी शारीरिक शिक्षा, गेम्स, अपना समाज सेवा की जो विभिन्न गतिविधियां हैं वो, और बहुत बढ़िया शिक्षा, विज्ञान संकाय हमारे पास है, अध्यापक पूरे हैं। हमारे पास वाणिज्य संकाय है, उसके अध्यापक पूरे हैं। और हमारे पास जो कला संकाय है उसके भी हमारे पास अध्यापक पूरे हैं। और सभी बहुत डिवोशन के साथ मेरा पूरा स्टाफ इस वक्त कार्य कर रहा है। और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द सोसाइटी में जनता की तरफ देख रहा हूँ कि उनका हमारे स्कूल के साथ बहुत अच्छा सहयोग रहे और हम यहाँ असंध की जनता को बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत सस्ती शिक्षा और सभी सरकारी सुविधाओं से युक्त मिड डे मील सुविधा हमारे पास है, जो बच्चों के लिए और तरह तरह की सुविधाएं आती रहती हैं। अब 9 to 12 के बच्चों को टैबलेट्स जो आने हैं, सभी बच्चों को टैबलेट दिए जाने हैं स्कूल की तरफ से। उनकी जो हमारे पायलट प्रोजेक्ट था वो हो चुका है, बच्चों ने उनको यूज़ करके देख लिया है 15-15 बच्चों के ग्रुप बना के, और बहुत ही जल्दी हमें आश्वासन मिला हुआ है कि भाई टैबलेट्स हमारे बच्चों के लिए आने वाले हैं। तो एक इस तरह की शिक्षा जिसमें दिन में तो बच्चा पढ़ेगा ही, बाद में वो ऑनलाइन टीचर्स के साथ कनेक्ट भी रहेगा। ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप सब क्लासेस के बन चुके हैं, लेकिन आगे अपने टैबलेट्स के माध्यम से बच्चे जो हैं स्कूल टाइम के बाद भी टीचर्स के साथ कनेक्ट रहेंगे, पेरेंट्स के साथ भी कनेक्ट रहेंगे। और मैं आपकी नॉलेज में एक बहुत बढ़िया प्रयास जो हरियाणा सरकार द्वारा किया गया इस वर्ष वो लाना चाहूँगा कि हमने पेरेंट टीचर मीटिंग जो हम करते थे तो कई बार उसमें पेरेंट्स नहीं आ पाते थे, तो इस बार हमने पेरेंट टीचर्स मीटिंग 3 दिन की। 2 दिन तो उनको बुलाया कि वो आएँ, लेकिन 2 दिन भी जो नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, तो हमारे टीचर्स ने उनके साथ ऑनलाइन मीटिंग उनके पेरेंट्स से की। तो पेरेंट्स जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे, सोसाइटी जितना ज़्यादा जुड़ेगी, उतने ज़्यादा हमारे प्रयास जो हैं वो और ज़्यादा इफेक्टिव होते चले जाएंगे। और मैं आश्वासन देना चाहता हूँ असंध की जनता को कि उनको बहुत ही अच्छी शिक्षा, यहाँ पे विज्ञान संकाय में हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं और इस बार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारी विज्ञान की रही है। हमारा एक बच्चा सुपर 100 में सेलेक्ट होकर गया है, सुपर 100 में जी, हाँ। और 2 बच्चों ने हमारे जो इंस्पायर अवार्ड, स्टेट लेवल का अवार्ड है, 10,000 का अवार्ड मिलता है, वो हमारे बच्चों ने, साइंस के बच्चों ने इस बार जो है जीता है। और जो अपनी यहाँ की प्रतियोगिताएं हमारी जो थी साइंस एग्जीबिशंस, उसमें 6 थीम्स थी, जिनमें से 3 थीम्स में हमारे बच्चों ने फर्स्ट प्राइज़ लिया है। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हमारे यहाँ बच्चे कर रहे हैं। और इस बार आपने पहले देखा भी होगा, नेशनल साइंस डे भी हमारे यहाँ मनाया गया, नेशनल मैथ्स डे भी हमारे यहाँ मनाया गया, और उसमें बच्चों ने, सभी ने, 6ठी से 8वीं के बच्चों ने, 9वीं से 12वीं के बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी तरह की शिक्षा का हम विजन लेके चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा से बाहर निकल के बच्चों को हर तरह की एक्टिविटीज़ करने का अवसर प्राप्त हो। तो सर, हल्का वासियों को क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से एडमिशन ओपन हो रहे हैं, और क्या आप चाहते हैं कि आपको सेवा का मौका दिया जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट से कुछ ही कम रहेगी? मैं ये नहीं मानता कि सरकारी स्कूल जो हैं अब प्राइवेट से पीछे रह गए हैं, बल्कि अभी पीछे एक और भी बहुत अच्छी स्कीम चली है जिसमें स्कूल्स को CBSE से कनेक्ट कर दिया गया है। हाँ जी, तो 138 स्कूल हरियाणा में मॉडल संस्कृति स्कूल बन चुके हैं, जहाँ पे बच्चे CBSE की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल्स में ले रहे हैं, और हमारा स्कूल भी बहुत जल्दी। तो सर, इसका क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि CBSE और हरियाणा बोर्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जिस तरीके से काफ़ी जगहों पे हम CBSE को ज़्यादा रेफरेंस देते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बताएंगे सर क्या प्रोसीजर रहता है? एक्चुअली ये फीडबैक बेस पे होता है। पिछले काफ़ी वर्षों से हम जो शिक्षा में सुधार हुए हैं, जो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ स्कूल्स के अंदर हुई है, सरकारी स्कूल्स के अंदर, तो पेरेंट्स से फीडबैक लिया जाता था कि भाई आपको अभी क्या कमियां लग रही हैं, तो वो कमियां धीरे धीरे सभी ख़त्म कर दी गई हैं अब।
और पूरे नए जोश के साथ सरकारी सिस्टम जो है वो बच्चों का स्वागत करने के लिए तैयार है। 1 तारीख से हमारे यहाँ प्रवेश उत्सव स्टार्ट है, 1 अप्रैल से हमारे यहाँ एडमिशन से स्टार्ट हो जाएंगे सभी क्लासेस के। तो उसमें मेन चीज़ ये है कि पेरेंट्स का एक रहता था कि जी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे CBSE से पढ़ें। तो हरियाणा सरकार ने उनकी इस चीज़ को समझा और पिछले सेशन में 138 स्कूल को CBSE से एफिलिएट किया था, जिससे कि ये प्रॉब्लम उनकी ख़त्म हो सके। और अब की बार 500 स्कूलों को एफिलिएशन के लिए तैयारी है और उसमें हमें पूरी आशा है कि हमारा स्कूल भी CBSE से एफिलिएट होएगा इस बार। और आई होप कि बच्चों को इसकी ये भी सुविधा मिलेगी हमारे स्कूल के अंदर, बिल्कुल मिलेगी। धन्यवाद। अगर महात्मा बुद्ध जी आपके देश में है तो वो बच्चा बोला मेरे लिए जो है इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं होगी, मेरे देश के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं होगी कि महात्मा बुद्ध मेरे देश में पधारे। उसी व्यक्ति ने दूसरा प्रश्न किया, अगर महात्मा बुद्ध दुश्मन सेना के सेनापति बनकर तुम्हारे देश पर अटैक करते तो क्या करोगे, कैसा महसूस करोगे? उसी समय उस बच्चे का जो चेहरा है ना, गुस्से से तमा उठा, कहने लगा तलवार उठाकर महात्मा बुद्ध का जो है गला काट कराऊंगा। तो कहने का मतलब है अगर देश है तो हम हैं, अगर देश नहीं तो कुछ भी नहीं। तो देश पहले धर्म बाद में। रहने वाला हूँ भारत की बात माता है प्रीत यहाँ की रीत सदा। नहीं हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना अपने और मेरी बहती जाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, को अमृत पिलवाए, सारे फल और फूल मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि भाई ये जो गीत है कि सच्चाई ये है कि कोशिश करने वालों की अक्सर हार होती है। बताने का कारण क्या है, आप बताइएगा क्या कारण है? हम ये ठान दें कि हमने किसी काम को करना है तो हम कभी भी हारेंगे नहीं। यानी कि बार बार प्रयत्न करने पर कई बार क्या होता है, जैसा कि मैडम जी ने भी बताया, श्वेता मैडम जी ने, कि हम प्रयत्न करते हैं, 5 बार प्रयत्न किया, 10 बार प्रयत्न किया और अगर हमारे को सफलता नहीं मिल रही तो निराशा आ जाती है मन में। लेकिन हमने अपने अंदर ये निराशा को नहीं आने देना है, लगातार प्रयत्न करते रहना है। और ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम प्रयत्न करें और हमारे को सफलता ना मिले। आप लोगों ने बचपन एक कहानी सुनी होगी एक राजा की। वो राजा जी किसी पड़ोसी मुल्क ने उसके राज्य के ऊपर जो हमला कर दिया, वो हार गया। हारने के बाद वो एक गुफा में जाकर छुप गया। इतना निराश हो चुका था कि उसके मन में आ रहा था कि शायद मैं आत्महत्या कर लूं, मैं अपने राज्य को, अपने राज्य के लोगों को नहीं बचा सका। लेकिन तब वो क्या देखता है कि एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है। तो वो मकड़ी को ध्यान से देखने लगता है, तो देखता है कि मकड़ी पहली बार ऊपर चढ़ने का कोशिश करती है, नहीं चढ़ पाती, गिर जाती। दूसरी बार कोशिश करती है, गिर जाती। तो देखता है कि मकड़ी ये 16-17 बार कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। लेकिन अंत में वो कामयाब हो जाती है ऊपर चढ़ने में। तो वो राजा सोचता है कि एक मकड़ी है, वो हार नहीं मान रही, तो मेरे मन में ये निराशा क्यों, मैं क्यों हार रहा हूं? तो वहां से जो है राजा के मन में ये उत्साह उत्पन्न होता है। वो अपने बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रित करता है, उनको जो है प्रेरित करता है और वो जो है दुश्मन देश के ऊपर हमला करता है। और अब जो है दुश्मन देश को जो है हारना पड़ता है और उसका राज्य जो उसको वापस करना पड़ता है। तो इस कहानी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी जीवन में हार नहीं माननी है, क्योंकि मन में अगर हार है तो हार है, अगर हमारे मन में हार नहीं है तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती।
तो हमें जो है जिंदगी में अगर एक उद्देश्य लेकर चलना है, कई बार क्या होता है कि हम किसी काम को शुरू करते हैं, थोड़ा सा करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि ये हमारे बस का नहीं। तो कहते हैं कि अगर हम मान लो हमने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य के लिए चल रहे हैं, चलते हुए अगर हम आधे रास्ते के बाद ये सोचते हैं कि हमारे बस का नहीं है, वापस आ जाए, तो आप ये मान के चलो जितना आपको आगे अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सफर तय करना है, उतना ही वापिस आने के लिए करना है। तो क्यों ना फिर हम वापिस आने की बजाय अपने लक्ष्य की तरफ जो बढ़े और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो मैं सभी छात्रों से ये उम्मीद करता हूँ कि हमने जो है अपने लक्ष्य को जब निर्धारित कर लिया है कि जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त न कर लें, हमने हार नहीं मानना, असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होनी। एक सर ने और कहा था कि आजकल ये एक चलन है देश को छोड़ विदेश में जाने का, पता नहीं बहुत है, कह रहे कि शायद संत दुनिया मेरे ख्याल से संत भी करनाल से भी ज्यादा है, शायद ही यहाँ के आसपास के जो गांव हैं वहां कोई भी परिवार ऐसा हो कि जिसका कोई बच्चा जो फॉरेन वहां गया हो। और मैं बड़े अफसोस से मैं भी कहता हूँ कि पासपोर्ट तो मेरा भी बना हुआ तो पता नहीं कुछ क्रेज तो है कि हाँ फॉरेन में जाना, लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि वहां जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं हम यहाँ क्यों नहीं पैदा कर सकते। फॉरेन में ऐसा क्या है जो हम अपने देश में पैदा नहीं कर सकते। लेकिन समस्या वही है कि हम फल तो खाना चाहते हैं लेकिन परिश्रम नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर जो जिनके मेरे को इतनी जानकारी नहीं है कि यहाँ जिनके 50-50 एकड़ जमीन है, 50-50 किले हैं, वो लोग भी वहां जाकर टॉयलेट साफ करते हैं। जहाँ ये 50-50 किलो के मालिक हैं जिनके यहाँ पर ये साजी लगे हुए हैं जो सारा दिन आराम करते हैं, वहां पर भी जाकर टैक्सियां चलाते हैं, तो वहां जाकर कोई गवर्नमेंट को लगते नहीं है वो। तो अगर वहां जाकर हम टॉयलेट साफ कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं, तो फिर यहाँ हमारे पास अगर इतनी जमीनें हैं या इतना हमारे पास कोई कारोबार है तो हम उसको आगे बढ़ाने में झिझकते क्यों हैं, मेहनत क्यों नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो है किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, हमेशा हर काम को जो है मन लगाकर करना चाहिए। अगर हम किसी भी काम को मन लगाकर करेंगे तो वो हमें कभी भी निराश नहीं करेगा, हमें जो है सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन अगर हम विदेश में चले ही गए हैं तो एक बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि विदेश में जाकर हमें जो है कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा और हमारे देश का नाम जो नीचा हो। हमें हमेशा ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे हमेशा हमारे देश का नाम ऊंचा हो। एक छोटी सी कहानी मेरे को फिर याद आ रही है तो वो जरूर मैं सुनाऊंगा उसके। तो इस मौके पे केपी अग्रवाल जी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और किस तरीके से ये बच्चों को मैसेज भी देते हैं और इनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम रहा, क्या कुछ यहाँ पर करवाया गया और कैसा लगा सर को। सर आप यहाँ पहुँचे हैं। जी मैडम, जैसा मेरे मित्र गाबा जी ने कहा कि शुक्रगुजार हैं मनीष जी के कि हमें यहाँ आने का मौका दिया और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम लगा हमें। तो मन में एक भाव रहता है हमेशा कि हम बच्चों को मोटिवेट कर सकें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने इसके रिज़ल्ट्स को जब देखा, मोटिवेशन के रिज़ल्ट्स को, बहुत शानदार रिज़ल्ट आते हैं, जीवन में अनुभव किया और यही एक मैसेज, ये संदेश बच्चों को देने की कोशिश की और जिस तरह से बच्चों ने आज ये एक्सेप्ट किया उस संदेश को, वो बहुत अच्छा लगा। तो उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम में हम आते रहें और हमें बहुत खुशी होती है। धन्यवाद।